अच्छा बेटा, मुझे बताओ, मेरी आवाज़, वीडियो और स्क्रीन सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं? यार, आज सुबह को पता नहीं सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं नहीं आया था। स्टार्ट करें? यार, अभी मैं क्लास ले रहा था, 2 घंटे से मैंने वो क्लास ली है तकरीबन, और रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गया था। खैर, चले भाई, स्टार्ट करें? बताइए। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास पे तुम लोग को एक लिंक दिया था देखने के लिए। हाँ, वो लिंक तुम लोगों ने देख लिया था सारा? जो सैटरडे वाली क्लास थी, कल वाली तो हुई नहीं। सैटरडे वाली क्लास को मैंने बोला था कि वो लिंक देख लेना, फिर मुझे एक जगह जाना था इस वजह से। तो वो देख लिया ना सही से सबने? ठीक है, तो वो बेसिकली वो टॉपिक जो है वो A2 में आता है और ओ लेवल्स में आता है, मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक है वो। तो मैंने तुम्हें तो बहुत छोटा सा एक उसका एक वो दिखाया है कि वो देख लो कि उसमें कैसे होता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट कैसे कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पहले से आइडिया हो तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, 4 चीज़ों के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? अच्छा भाई, हम लोग अगर कोई एक रिवीजन कर लें, तो हम लोगों ने मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की, ये कॉस्टिंग ही चल रही है हमारी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ ये बात बस आपको। ओके, तो किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपने टोटल कॉस्ट देखनी हो, तो ये जो टोटल कॉस्ट निकलती है किसी भी प्रोडक्ट की, हाँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो ये जो टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 शक्लों के अंदर कैलकुलेशन होती है। एक कॉस्ट होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम प्यार से वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसे हम प्यार से फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। तो हम तो बड़ा प्रॉपर्ली ग्राफ्स वगैरह के साथ भी इस कॉस्ट को देख चुके हैं, ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, राइट? और उसके बाद फिर हमें ये भी पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, तो हम उस डिटेल में भी जा चुके हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, हम्म, ये जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है? पहली, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे? स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन, रॉयल्टीज वगैरह, राइट? और इसी तरीके से जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये भी 3 हेड्स के अंदर आती है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, राइट? यानी कि इनडायरेक्ट ओवरहेड्स कौन से होते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लो इसको, चलो ओवरहेड्स ना बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे? रेंट, रेट्स, सैलरीज, ये वो। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, आपको ये बात भी पता है कि इसी के लिए हम ओ ए आर भी कैलकुलेट किया जाता था, इसी के लिए हम ओ ए आर भी कैलकुलेट किया करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि जब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे,
इन तीनों कॉस्ट को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। और इसी तरीके से जब हम इन तीनों कॉस्ट को एक साथ ऐड कर देते हैं, जब ये तीनों कॉस्ट ऐड हो जाएंगी एक साथ, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। और जब हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। जब हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं तो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट आ जाती है। और इसी तरीके से अगर हम प्राइम कॉस्ट को भी ओवरहेड्स के अंदर ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास आएगी क्या, टोटल कॉस्ट। तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट ही देखना शुरू किया था, लेकिन इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, लेकिन एट द एंड हमें निकालनी क्या थी, टोटल कॉस्ट ही निकालनी थी। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन दैट लेक्चर कि ये सारा सिनेरियो होता था, इस तरीके से वो काम हुआ करता था। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अब क्या गेम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं और अब आपका अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि कैसी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। सबसे पहले आपसे बोलता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिजनेस मैन्युफैक्चर्स ओनली वन प्रोडक्ट जेस्टा। ये कोई प्रोडक्ट है, जेस्टा के नाम से ये बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने थोड़ा सा अपना काम किया है। वो काम क्या करा हुआ है, सबसे पहले ये बोलते हैं कि इनका जो मटेरियल लगता है जेस्टा को बनाने के लिए, वो मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल है वो लगता है 45,600 का। इनडायरेक्ट मटेरियल है वो लगता है 14,200 का। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो किसके हेड में आता है, प्राइम कॉस्ट के हेड में आता है, तो आप बोलोगे यस सर ये प्राइम कॉस्ट के हेड में आता है। और ये किसके हेड के अंदर आएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल, सर ये ओवरहेड के अंदर आएगा, ये ओवरहेड्स है। अच्छा, उसी तरीके से आपके पास लेबर है, तो लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर जो है वो कितनी है, मेरे ख्याल से 33,300 की है, तो ये क्या है, ये प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है। वेयर एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, सर ये ओवरहेड्स का पार्ट है, ये ओवरहेड्स में जानी चाहिए। इसी तरीके से अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो प्राइम कॉस्ट से ताल्लुक बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ओवरहेड से ताल्लुक बनाएंगे, यानी कि ये ओवरहेड्स में चले जाएंगे। इसी तरीके से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स्ड हैं। तो ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जो होते हैं ये अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये अदर देन दैट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की ये कॉस्ट नहीं है, बल्कि उससे हट के कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो इनको हम अलग से ही शो कर दिया करेंगे, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम नहीं डालेंगे, यानी कि प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स के अंदर नहीं डालेंगे। अच्छा भाई, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनर क्या बोलता है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट फॉर द बिजनेस। आपने एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट निकालनी है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट इफ बिजनेस प्रोड्यूसेस 2400 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। और बोलता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इफ बिजनेस प्रोड्यूसेस एंड सोल्ड 2400 यूनिट। तो वो कुछ कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पहले तो आप स्टेटमेंट बना लेंगे, सीधी सीधी सी स्टेटमेंट बनेगी। तो स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट फॉर जेस्टा। जेस्टा के लिए बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, आप उन तमाम कॉस्ट को यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं था। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी। तो डायरेक्ट मटेरियल जो था हमारे पास वो कितने का था, 45,600 का था। हम वो लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल 45,600। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर है और वो कितने की है, 33,300 की है। तो हम वो लिख लेते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट
लेबर 33,300 की है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ भी हमें डायरेक्ट गिवन थी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो कितने के गिवन थे? 8600 के थे, तो हम वो भी लिख लेते हैं 8600। ज़रा तीनों को प्लस कीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को ज़रा प्लस कर लो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। 8600। चलो, इतनी बड़ी वैल्यू तो खैर नहीं बनती। 86,900। एक हमारे पास है 45,600 की, एक है हमारे पास 33,300 की, और एक है हमारे पास 8600 की। तो ये आपका कितना आ रहा है? 86,900 आ रहा है। देख लो यार, 2-3 बच्चे कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर ज़्यादा बेहतर आएंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ 86,900। ये 86,900 हमारे पास क्या आई है? ये 86,900 हमारे पास आई है प्राइम कॉस्ट। दिस इज प्राइम कॉस्ट। ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली है? प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? अब हम ओवरहेड्स रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम प्यार से ओवरहेड्स कहते हैं। राइट? अब ये ओवरहेड्स रिकॉर्ड होंगे। अब ये ओवरहेड्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ खास वर्किंग नहीं है, कुछ खास मेहनत नहीं है। बस अब आपने अब इनडायरेक्ट मटेरियल वो देखना है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, अब देखते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का था। तो इनडायरेक्ट मटेरियल वाज 14,200 का, तो हम वो लिख लेते हैं 14,200। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं, तो इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास है 12,600 का, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,600। और फिर उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड दोज आर 10,500। चलो, इन सब का भी टोटल निकाल लो तो तुम्हें पता लग जाएंगे तुम्हारे टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। राइट? तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए इनके टोटल ओवरहेड्स, बताइए कितने आ रहे हैं। 87,500। तो ये हमारे टोटल ओवरहेड्स आ गए 87,500, सॉरी 87,500। अब मुझे पता लग चुका है कि मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी है, और मुझे ये भी पता लग चुका है कि मेरे ओवरहेड्स कितने हैं। तो जब मैं प्राइम कॉस्ट को ओवरहेड्स में ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता लग जाएगी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। तो मुझे बताओ जरा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट तो ये आ रही है 124,800। अच्छा, अब सवाल के अंदर आप देखिए तो आपको कुछ और भी एक्सपेंसेस गिवन थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट से ताल्लुक नहीं होता। ये एडमिन एक्सपेंसेस है। हाँ, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडमिन एक्सपेंसेस है। सर, प्राइम कॉस्ट 87,500 है, तो ये 87,500 तो मुझे इसका बताया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। बेटा तभी तो बोलता हूँ साथ साथ सब कैलकुलेशन करोगे तो ही होगा, वरना ये क्लास बीच में रुकती है ना, तो तुम लोग को भी कल को रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ऐसी रुकी भी होगी बीच में। कैलकुलेट कर लो, तो ये देख लो कितना आ रहा है, किसका कितना आ रहा है। इनडायरेक्ट 37,800, 37,800। और ये कितनी बता रहे हो? 87,500 है। देख लो, तभी मैं पूछ रहा हूँ बार बार, लेकिन एक दो ही बच्चे आंसर देते हैं, बाकी सारे पता नहीं क्यों बैठने के लिए आते हैं खाली। 37,300 है ये। और ये कितने हैं? 87,500। दोनों को ऐड कर लो, अब कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करके यही आ रहा है, 124,800 ही आ रहा है। चलो, अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास ये तो आपके पास आ गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो आपने प्रोडक्शन करी है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसकी कॉस्ट ये आ रही है।
सही है, ये आपके पास प्राइम कॉस्ट थी, ये आपके पास ओवरहेड कॉस्ट थी, दोनों को आपने ऐड करा तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, राइट। ये तो आपने टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे ऐड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, यानी कि बनने के बाद जब आपने इसको कस्टमर तक भिजवाई तो क्या खर्चा आया, लेकिन ये प्रोडक्शन कॉस्ट का ताल्लुक नहीं है। अब ये अलग से यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये दो टाइप की थी मेरे ख्याल से, एक वेरिएबल थी और एक फिक्स थी। तो वेरिएबल कितनी है 31,400, तो हम पहले लिख लेते हैं ये वेरिएबल है। ओके 31,400 वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 31,400। और इसी तरीके से जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है इसकी 28,600। तो इन दोनों को भी ऐड करके टोटल करना 31,400 प्लस 28,600। जल्दी से बताओ 28,600, दोनों को ऐड करो, टोटल बताओ कितना आ रहा है। 60,000। ठीक है, तो इसके अंदर 60,000 आप ऐड कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगी कि टोटल कॉस्ट ऑफ जेस्टा कितनी आ रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ जेस्टा बताएं, कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। 184,800। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर आप नोटिस करें तो यहां पे हम लोगों ने क्या कर ली है, हम लोगों ने ये तमाम चीजें निकाल ली हैं। अच्छा भाई, अब यहां पे क्या बोल रहा है एग्जामिनर, यहां पे एग्जामिनर ये बोल रहा है पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर आप सुनिएगा, बोलता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट इफ बिजनेस प्रोड्यूसेस 2400 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स या ड्यूरिंग द ईयर। वो बोल रहा है कि खाली जब तुम 2400 यूनिट्स बनाते हो, हाँ, जब तुम 2400 यूनिट बनाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो तुम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशंस हो सकती हैं, या किस तरीके से आपका दिमाग चलता है कि आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बोल रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बता दीजिए। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा खुद भी सोचा करो ना। बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इफ बिजनेस प्रोड्यूस 2400 यूनिट्स। सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 2400, टोटल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, सवाल ये है। वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है इसके अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है, 124,800 प्रोडक्शन कॉस्ट है या 184,800 प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी है, 124,800 प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ 124,800 प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो आपने यहाँ पे उठा ली 124,800 जो कि आपकी क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको आपने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर देंगे, 2400 यूनिट से। तो बताइए हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, डिवाइड करके देखिए तो कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। 128,400 डिवाइड बाय 2400, 52 पर यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट आ रही है, इतनी कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इफ बिजनेस प्रोड्यूस एंड सोल्ड 2400 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। वो बोल रहा है कि आप टोटल कॉस्ट बताओ हर एक यूनिट की, ताकि वो प्रोड्यूस करके और उसको बेच देगा तो जाके क्या खर्चा आएगा हर एक यूनिट का। अब क्या चीज निकालनी है तुमने, बना के बेच देने के बाद हर एक यूनिट पे कितने की कॉस्ट आ रही है या कितने रुपए का वो यूनिट पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पार्ट सी के अंदर टोटल कॉस्ट लेनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट कितनी है 184,800 की, और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से, 2400 से। तो अब आंसर बताओ कितना आ रहा है, बढ़ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट $77 पर यूनिट। यानी कि जब मैं सिर्फ यूनिट बनाता हूं तो कितने का खर्चा आता है, $52 का खर्चा आता है हर एक यूनिट पे। लेकिन अगर मैं यूनिट को बना के बेचता हूं तो बेचने में भी कुछ खर्चे आ रहे थे सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स के, बेचने में भी खर्चे आ रहे थे सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड के, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो हर एक यूनिट पे सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड का कितना खर्चा आ रहा होगा,
मिला के टोटल 77 पर यूनिट आ रहा होगा। तो दिस इज व्हाट एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा था कि भाई पहले आप प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, फिर प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से उसने आपसे बात करी थी, इस तरीके से वो सारी चीजें आपसे बोल रहा था, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेशंस कर ली थी। क्या ये बात क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन की आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो किस तरीके की बातें कर रहा है या किस तरीके से काम करवाना चाह रहा है? डन है। आप लोगों ने क्या करना होगा, ये एक और सेम लेवल का क्वेश्चन है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा। ये वाला क्वेश्चन आपने एज अ होमवर्क करना है ताकि आपका थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर भी सेट हो जाए, क्योंकि ये आगे जाके तो ये चीजें आपको काम आएंगी, बट स्टिल आपको आनी चाहिए ये चीज। डन। अच्छा भाई, हम्म, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बोलता है डी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट हस्ता। द अकाउंटेंट हैड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, other direct expenses, factory overheads, variable selling and admin expenses, and fixed selling and admin expenses. Okay. If business, it's business policy to add 20% to the cost to determine the selling price. During the year ended 2006, company produced and sold 12,000 units. Calculate the total sales revenue for the business for the year ended फला फला 2006. Calculate the selling price per unit of हस्ता। दो चीजें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। पहले वो बोल रहा है कि इनकी टोटल सेल्स कितने की करी होंगी वो बता दो, और दूसरा वो ये बता दो कि भाई हर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो कोई बहुत खास मुश्किल बात नहीं करी। हम अगर अपनी दिमाग से अगर हम पहले काम करना स्टार्ट करें तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट आ कितनी रही है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट। मैं आपको अभी वापस वहीं पे लेके आऊंगा, ओवरहेड एनालिसिस शीट के ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन ये कैलकुलेशंस किसी वजह से करवा रहा हूं। तो आपको पता है जब मैं कुछ करवा रहा होता हूं तो उसकी कहीं ना कहीं जाके वजह जरूर आती है, राइट? तो एबीसी, सॉरी एबीसी बोल रहा हूँ, देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, हस्ता के लिए बना रहे हैं फॉर। चलो भाई, तो हम लोग ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? ओके, तो हम ये पहले तीनों हेडिंग्स लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है? 12,400 का है। 12,400। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर कितने का है? 14,100 का है। 14,100 लिख लेते हैं। फिर इसी तरीके से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,300 के हैं। तो चलो प्राइम कॉस्ट बताओ टोटल कितनी आ रही है। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करो बेटा और मुझे बताओ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 27,800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब नीचे हेडिंग लिखेंगे। ये हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट लिख ली सारी। अब हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहे हैं, ओवरहेड्स बोल रहे हैं। मैं डिफरेंट टर्म्स क्यों इस्तेमाल करता रहता हूँ, ताकि आप सबसे यूज टू रहें। कोई नई चीज़ नहीं है, सेम बात है, फैक्ट्री ओवरहेड या ओवरहेड्स। ओवरहेड आएंगे तो कहाँ आएंगे, जहाँ सामान बन रहा है। सामान कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है यार, तो क्यों इतना सोचते हो। अच्छा भाई, तो फैक्ट्री ओवरहेड, चलो इत्तेफाक है, यहाँ भी इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,600। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लेंगे 15,600। अच्छा, ये 15,600 फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। इसके बाद तो फिर आपके पास जो है वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है। तो पहले तो आप निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आप निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो भाई, टोटल कॉस्ट निकालिए, कितनी आ रही है प्रोडक्शन की? 4,3,400। अच्छा भाई, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब बाकी दो एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। कौन से? ऐड सेलिंग
एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, चलो तो हम लोगों ने क्या करना था, एडमिन के एक्सपेंसेस कितने हैं, वेरिएबल हैं हमारे पास 14,200 के, और ये हैं 10,400 के। 14,200 वेरिएबल हैं 14,200, और फिक्स हैं 10,400। दोनों को ऐड करना ज़रा, 10,400, तो ये कितना आ जाएगा, 24,800। देखो 24,800 आ रहा है। 24,600, या सॉरी 24,600, यस। अच्छा, अब दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ हस्ता, तो ये कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट निकालो 68,000। तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट, राइट। अच्छा भाई, अब आगे क्या बोलता है, इट इज बिजनेस पॉलिसी टू ऐड 20% टू द कॉस्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 12,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अभी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट आई है 68,000। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सेलिंग प्राइस या इनकी सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो आप सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो पार्ट बी के अंदर बोल रहा है, ये तो पार्ट ए था। पार्ट बी के अंदर बोल रहा है सेल्स कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इनटू कितना परसेंट दिया हुआ है, कहा गया 20%। ठीक है, तो कॉस्ट इनटू 120% जब आप निकालेंगे तो आपको सेल्स पता लग जाएंगी। सिंपल है। वो बोल रहा है ना कि कॉस्ट के ऊपर 20% का प्रॉफिट रखता है। 20% का क्या रखता है, प्रॉफिट रखता है। दोबारा से पढ़ लेते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो। तो बोलता है इट इज बिजनेस पॉलिसी टू एड 20% टू टोटल, सॉरी, टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। तो भाई वो कितना रख रहा है, 20% रखता है आपके कॉस्ट के ऊपर। तो आपके क्या कर जाता है, सेलिंग प्राइस पे आ जाता है। तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है, 68,000 आई है, राइट। इस 68,000 पे अगर आपने सेल्स कैलकुलेट करनी होगी तो इसका 120% निकाल लीजिए। तो इसका 120% बताइए कितना आ रहा है 68,000 का। तो आपको टोटल सेल्स पता लग जाएंगी, 81,600। ठीक है, तो 81,600 की क्या आ जाएंगी आपके पास, टोटल सेल्स आ जाएंगी। टोटल क्या आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी, टोटल सेल्स पता लग जाएंगी। अच्छा भाई, हमने टोटल सेल्स भी मालूम कर ली। उसके बाद फिर एग्जामिनर ने क्या बोला था, फिर एग्जामिनर ने बोला था कि भाई कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ हस्ता। तो आपने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यार, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू, किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, टोटल सेल्स रेवेन्यू, यानी कि जो भी आपने टोटल सामान बेचा होगा, डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो आपने सोल्ड करे होंगे, जो यूनिट्स बिके होंगे। तो टोटल सेल्स आपने कितनी करी है, 81,600 की, और कितने यूनिट्स बेचे थे, 12,000 यूनिट्स बेचे थे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ रही है, सॉरी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लीजिए, 6.8 पर यूनिट। तो आपने सेलिंग प्राइस भी अराइज कर लिया, आपने सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर ली, पर यूनिट इतनी आ रही है आपके पास। क्लियर है, देखो आसान है, ये मुश्किल बातें नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाली। ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, बड़ी नॉर्मल सी कैलकुलेशंस है। ये ऐसे ही होगा, आप खुद भी बैठ के कभी जिंदगी में सोच रहे होते तो भी ऐसे ही होता। बस बच्चा अगर कोई थोड़ा सा कमजोर बच्चा होगा तो वो इस 81,600 पे कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि बोल रहा होगा कि सर ने 120% क्यों लगाया, पेपर में तो एग्जामिनर ने 20% दिया हुआ है। तो भैया कॉस्ट का 20% लगा दो। कॉस्ट का 20% कितना होता है, 68,000 का 20% लगाओ तो कितना होता है, जरा कैलकुलेट करना कोई बच्चा। कॉस्ट का 20% लगाओ तो कितना होता है, 68,000 का 20%, 13,600। तो ये 13,600 क्या है, ये 13,600 प्रॉफिट है, ये 6,800 क्या है, कॉस्ट है।
अगर आप कॉस्ट और प्रॉफिट को दोनों को आपस में ऐड कर दो तो दोबारा सेल्स पे पहुंच जाओगे। हाँ, याद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस। तो सेल्स कितनी आ जाएगी, वही 81,600। भाई ऐसे कैलकुलेट कर लेते यार, लेकिन डायरेक्टली 120% लगा देते तो एक स्टेप में आंसर हो जाता। तो वो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। तो ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल से सिनेरियोस थे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। आई होप कि ये तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन होना था वो मैंने क्लियर कर दिया कि 120% क्यों लिया, तो ये आने से पहले मैंने बात क्लियर कर दी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताओ, या क्लियर है ये बात? डन है, आगे बढ़ जाए। ओके, ये एक क्वेश्चन है, ये सेम नेचर का क्वेश्चन है, इसको आप जो है वो होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंसेस नहीं लगानी है, कुछ और ऐसा कुछ नहीं करना। प्रिपेयर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट इन डायरेक्ट ओवरहेड डिपार्टमेंट यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस। ठीक है, ये एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ इन द होमवर्क, क्योंकि ये अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, तो इसको ये थोड़ा सा डिटेल में है मेरे ख्याल से, तो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कोई नए स्टाइल का क्वेश्चन है, या न्यू स्टाइल कंपनी का नाम है, वट एवर इट इज। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11, न्यू स्टाइल इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मोल्डिंग, फिनिशिंग एंड पेंटिंग, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, कैंटीन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये 2 डिपार्टमेंट्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इनके पास 3 डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन के हैं, और 2 डिपार्टमेंट किसके हैं, सर्विसेज के हैं। ठीक है, तो आगे बोलता है, द कंपनी विशेस टू कैलकुलेट इट्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। कंपनी विश करती है, वो कंपनी चाहती है कि वो अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोले तो ओ ए आर, राइट। तो ये ओ ए आर कैलकुलेट करना चाहती है, बट बोलता है द फॉलोइंग फिगर्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट्स, यानी कि ये बोल रहा है कि ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट। अब क्या कर रहा है, तंग कर रहा है खाली, ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, नीचे ओवरहेड रिकवरी रेट, कभी बोल देगा बजटेड रेट, कभी बोल देगा रेट। सेम बात है, सेम बात है, सेम बात है। हाँ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, इसके बहुत सारे नाम हम देख चुके हैं। अच्छा भाई, अब आप अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, सबसे पहले बोलता है मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, पेंटिंग डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, मेंटेनेंस है, और ये टोटल नंबर्स दिए हुए किसी वजह से। ये P1 अज्यूम कर लीजिए, इसको P2 बोल दीजिए, इसको P3 बोल दीजिए। ये S1 है, ये S2 है, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट से और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो ये तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ आती है बात। आगे बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 26 है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 22 है, पेंटिंग डिपार्टमेंट में 17 है, कैंटीन में 8 है, मेंटेनेंस में कितने हैं, 7 हैं, और टोटल कितने हैं, ये 80 एम्प्लॉइज हैं, 80 लोग हैं। फिर उसके बाद बोलता है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, तो फ्लोर एरिया किस किसने कितना लिया हुआ है, 2500 स्क्वायर मीटर्स हैं, या मीटर स्क्वायर हैं, जो भी हैं, ये स्क्वायर मीटर्स ही होगा। 2300 इसने लिया हुआ है, 1900 इसने लिया हुआ है, 2100 इसने लिया हुआ है, 1200 इसने लिया हुआ है, टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है। मैं इस क्वेश्चन को तेज क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आपको आती है, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है इन पे। तो इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है, इनकी इतनी 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 है, टोटल वेजेस इतनी आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी नेट बुक वैल्यू मोल्डिंग के पास इतनी है, फिनिशिंग के पास इतनी है, पेंटिंग के पास इतनी है। प्लांट एंड मशीनरी का काम सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो यहाँ पे कोई भी मशीनरी मौजूद नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो लेबर ने मोल्डिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया है, 8,000 घंटे। यहाँ कितने घंटे काम किया है, 10,000। यहाँ कितने घंटे काम किया है, 5,000। और बाकी 2 डिपार्टमेंट में लेबर ने काम नहीं किया। मशीन आवर्स, 12 घंटे मशीन इस पे चली, 1100 घंटे इस पे चली, और 700 घंटे मशीन इस पे चली, यानी कि इस डिपार्टमेंट में चली। उसके बाद आगे बोलता है द एक्सपेक्टेड इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर फोर्थ कमिंग ईयर आर शोन बिलो, तो ये आपको कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है। रेंट एंड रेट्स को जब आप अपोर्शन करोगे तो किस बेसिस पे करोगे सर, रेंट एंड रेट्स है तो फ्लोर एरिया पे जाना चाहिए। हाँ, इसका फेयर बेस क्या रखोगे, फ्लोर एरिया रखोगे, ये बात आपको आनी चाहिए थी। हीट एंड लाइट फ्लोर एरिया, राइट।
इसी तरीके से इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि जिधर जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे उधर उतनी ज्यादा इंस्पेक्शन हुई होगी। इंश्योरेंस ऑफ अ प्रेमिसेस, इंश्योरेंस ऑफ अ प्रेमिसेस याद रखिएगा, इंश्योरेंस है प्रेमिसेस की, तो फ्लोर एरिया के ऊपर ही बांटी जाती है ये वैसे यूजुअली, राइट। और उसके बाद फिर इनडायरेक्ट वेजेस हैं, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस आपको ऑलरेडी वो एलोकेशन करी हुई है इसकी, इनडायरेक्ट वेजेस की कहाँ करी हुई थी, ये रही 5,000, 3,470, इतनी, इतनी, ये तो कुछ और बन गया, इतनी, इतनी, और ये टोटल कितनी है 16,000 की है, नीचे भाई 16,000 वाली वैल्यू आपको दी हुई है ये रही, राइट। तो ये तो आपको पहले से दी हुई है, पहला स्टेप ही ये होता है कि इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट मटेरियल रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। पहले एलोकेशन, फिर अपोर्शनमेंट, फिर रीअपोर्शनमेंट, फिर बात खत्म हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा भाई अब जरा देखते हैं, तो बोलता है प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बोल रहा है कि जो प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी टोटल नेटवर्क वैल्यू कितनी बनती है, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल नेटवर्क वैल्यू बनती है 44,000। तो इस 44,000 की डेप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 44,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो जरा निकालिए कितना आता है 44,000 का 20%, कैलकुलेटर से उठाइए और बताइए 44,000 का 20% कितना आता है, 8,800। ये 8,800 की जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, ये आपने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पे नहीं दी हुई थी, बल्कि आपको नीचे खुद एक इन्फॉर्मेशन देके कैलकुलेशन करवा ली। अब ये 8,800 आप क्या करोगे, ये 8,800 आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनके अंदर मशीनरीज मौजूद थी वहां पे क्या करोगे, बांट दोगे। सर किस हिसाब से बांटेंगे, 3 डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, राइट। डेप्रिसिएशन कितने की, 8,800 की है, 8,800 लिख लो। ऐसी कैलकुलेशन एक दफा और सिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको बांट देंगे, किस तरीके से बांटेंगे, जो डिपार्टमेंट 1 है, P1 है, उसके पास कितनी बुक वैल्यू का सामान है, 18,000 का, राइट। तो 18,000 डिवाइड बाय 44,000, इसके पास डेप्रिसिएशन चली जाएगी। दूसरे के पास कितना है, 16,000 डिवाइड बाय 44,000, राइट। और फिर तीसरे डिपार्टमेंट के पास कितना है, 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 44,000, तो इनके पास इस तरीके से चली जाएगी डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये इस तरीके से डेप्रिसिएशन क्या हो जाएंगी, एलोकेट हो जाएंगी। अच्छा फिर उसके बाद बोलता है कैंटीन कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस कॉस्ट आर स्प्लिट अमंग द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ये 2 लाइनें पढ़ के मुझे खाली इतना बता दो, पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये इसने रीअपोर्शनमेंट का कौन सा मेथड दिया है हमें, डायरेक्ट, स्टेप डाउन या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा मेथड चाह रहा है वो, पढ़ो और मुझे जवाब दो। सही है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, बस बाकी बाकी लोग सही है। तो इसका मतलब सबने स्टेप डाउन बोला, इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो कैंटीन का डिपार्टमेंट है वो अपने ओवरहेड की कॉस्ट को क्या कर रहा था, वो तमाम डिपार्टमेंट्स में बांट रहा था। कैंटीन जो है वो P1 को भी दे रहा है, P2 को भी दे रहा है, P3 को भी दे रहा है, S2 को भी दे रहा है। लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो खाली अपना जो ओवरहेड है वो किसके अंदर बांट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बांट रहा है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ऑब्वियस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सा मेथड है, ये स्टेप डाउन मेथड है, सिंपल सी बात। अच्छा आगे क्या बोलता है एग्जामिनर, एग्जामिनर बोलता है ये क्वेश्चन आप खुद भी बैठ के कर सकते हैं, और इसी लेवल का इतना ही क्वेश्चन आपके सीआई के पेपर के अंदर पूरा एक आता है। अगर एब्जॉर्प्शन का ओवरहेड एनालिसिस शीट का क्वेश्चन आ गया तो बस इतना ही क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो। तो 30 मार्क्स यूं है साइड में, लेकिन और भी टॉपिक्स हैं, अगर कोई और टॉपिक आ गया, लेकिन कोई भी एक टॉपिक ही ऐसे आप, हाँ। अच्छा भाई, डिटरमाइन द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, a portion and allocate cost between the department using most appropriate basis given information. एलोकेट कैंटीन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड, यानी कि ये पता है क्या करता है, मैं तुम्हें बताऊं। हम लोगों ने शुरू में ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करे थे, नंबर 1 स्टेप क्या था, एलोकेशन। तो पहले स्टेप के अंदर यानी कि पार्ट ए के अंदर वो क्या बोल रहा है, एलोकेशन करके दिखा दो। पार्ट बी के अंदर हम लोग क्या सीखते थे, स्टेप नंबर 2 क्या होता था, अपोर्शनमेंट। अच्छा पहले पार्ट के अंदर ये अपोर्शनमेंट भी बोल रहा है, ठीक है। और फिर तीसरे पार्ट के यानी कि बी पार्ट के अंदर वो हमसे बोल रहा है रीअपोर्शनमेंट कर दो। और रीअपोर्शनमेंट करने के बाद
पार्ट सी के अंदर वो आपसे बोल रहा है, यानी कि जो स्टेप नंबर 4 था, एब्जॉर्प्शन कर दो। तो हम ये टॉपिक पूरा 4 स्टेप्स में पढ़ चुके हैं। अब एग्जामिनर आपसे पहला स्टेप मांगेगा, दूसरा मांगेगा, तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा और हर स्टेप के मार्क्स देगा। बट हमें ये चारों स्टेप एक साथ बनाने आते हैं, तो हम एक साथ पूरा क्वेश्चन करके साइड में फेंक देते हैं कि भाई अब जो उठाना है यहाँ से उठा लो, हमने तो तुमने जो नहीं भी मांगा होता हम वो भी दे सकते हो तुम्हें, राइट। अच्छा, अभी ये पार्ट सी के बारे में एंड में बात करेंगे, बट अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट बनाते हैं। 1 मिनट रुकना, मैं जरा पानी वगैरह पी लूं, फिर स्टार्ट करते हैं, बस 30 सेकेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है, तो हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। प्लीज कैलकुलेटर्स निकाल के रखना, क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस फौरन फौरन चाहिए होंगी। कॉपी बाद में कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट करके कुछ भी करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। बट मुझे आंसर्स जितना जल्दी दोगे उतना जल्दी क्लास के अंदर काम खत्म होता है। मैं तुमसे कैलकुलेशन करके पूछ के बैठा रहूं ना, तो ये क्लास ऐसे लेट हो रही है, सही है। तो इस पे जल्दी जल्दी बस कैलकुलेशंस करते जाओ और आप मुझे आंसर्स बताते जाओ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं भाई ओवरहेड एनालिसिस शीट, राइट। अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हुए हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमें ये देखना होता था कि भाई कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके हिसाब से पहले तो आप क्या कीजिए, कुछ कॉलम्स बना लीजिए। एक है हमारे पास, कौन सा डिपार्टमेंट था यार, डिपार्टमेंट्स बताओ जरा। मोल्डिंग था, फिनिशिंग था, पेंटिंग था। अच्छा, अब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप इन डिपार्टमेंट्स के नाम लिखेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं P1 P2 P3 करके लिखूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, आप छोटे हो अभी, सही है। तो थोड़ा सा तो फायदा होना चाहिए बड़े होने का, है ना। तो P1 P2 P3, तो ये तो हो गए मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, राइट। फिर उसके बाद S1 एंड S2। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी जगह और बना लूँ तो उतना ही टाइम लग गया, पूरा पूरा ही लिख लेता मैं। P1 P2 P3 S1 S2। टोटल का कॉलम सर बनाना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता, बट अगर पेपर के अंदर पहले से ओवरहेड एनालिसिस शीट के कॉलम्स बने हुए आ जाएं तो बस टोटल भी लिखते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अभी मुझे ये तो नहीं पता, ये मेरे साथ साथ जितनी देर मैं ये बना रहा होता हूँ आप भी बनाया करो। ये ओवरहेड एनालिसिस शीट आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी सर, लाइनें ना खींचें तो बेटा फिर एग्जामिनर तुम्हारी लाइन खींच देगा। तो देयरफॉर इज्जत से बना लो, क्या मसला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता था, एलोकेशन। तो एलोकेशन से स्टार्ट करते हैं। एलोकेशन स्टेप मैं ऐसे लिखता हूँ ना, चलो तुम लोग इतना, स्टेप नंबर 1, एलोकेशन। अब ये एलोकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए एलोकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें गिवन थी। हमें खाली एक ही चीज मुझे नजर आ रही थी यहाँ पे, और वो इनडायरेक्ट वेजेस नजर आ रही थी। तो इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है बेटा। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो है उनकी एलोकेशन कर देते हैं। तो एलोकेशन जो है वो कैसे हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं आपको, अभी आप पहली बार ही कर रहे हो क्वेश्चन या नए नए कर रहे हो, तो एक कॉलम इधर और बनता है छोटा सा, ना बनाओ इसमें कोई फर्क नहीं होता, आगे ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो। फेयर बेस यहाँ पे लिखते थे हम लोग, फेयर बेस, और यहाँ पे हम ओवरहेड्स लिखते थे, ठीक है। चलो भाई, तो अब डायरेक्ट वेजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इस पे तो कोई फेयर बेस नहीं होती है, डायरेक्टली इस्तेमाल हुई है, जिस जिस डिपार्टमेंट में होती है उतनी हम लिख देते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो हमारे पास हैं वो कितनी है, 5,3470। तो हम लिखते हैं 5,3470, 2835,
2370 28 नहीं 2835 सही है, 2370 और फिर कितनी है 2325 2325। तो ये इनडायरेक्ट हम लोगों ने ये तो लिख ली, तो हम लोग को यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। तो इसी को ये हम बोलेंगे ये क्या है हमारे, ये तो एलोकेटेड ओवरहेड्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 अपॉर्शनमेंट। अब क्या करना होगा, ओवरहेड्स को अपॉर्शन करना होगा यूजिंग फेयर बेसिस, राइट। तो अब ये फेयर बेस इस्तेमाल करेंगे और बात करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 डन। We have just started step number 2, that is apportionment। अब apportionment करने के लिए सबसे पहले आप ओवरहेड्स देखिए। तो ओवरहेड्स कौन कौन से हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ओवरहेड हमें नजर आ रहा है रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को बांट देते हैं। तो बांटिए, किस तरीके से बांटेंगे। 60,000 का ओवरहेड है, ठीक है। तो 60,000 फ्लोर एरिया के हिसाब से लगाना शुरू कर दीजिए। अब ये आपके पास आंसर्स होंगे, तो आप वो क्वेश्चन होगा तो आप आंसर निकालते रहिएगा। जैसे कि हमारे पास है एक डिपार्टमेंट P1, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। जो बच्चे कैलकुलेशन में कमज़ोर हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी मेरी वजह से थोड़ी सी, वैसे अब नहीं होनी चाहिए इन कैलकुलेशन में कमज़ोरी। आपका रेंट एंड रेट है, तो रेंट एंड रेट आपके पास है 60,000 का। 60,000 तो पहले डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई बाय, पहला डिपार्टमेंट के पास फ्लोर एरिया कितना है 2500 स्क्वायर मीटर्स का फ्लोर एरिया है। आउट ऑफ टोटल कितना है फ्लोर एरिया 10,000। तो कर लीजिए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइड बाय 10,000, 2500 डिवाइड बाय 10,000। चलो, तो पहला कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है। ये P1 का आ गया 15,000 P1 का। P2 का कैसे निकालोगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाय P2 के पास कितना एरिया है 2300 है, तो इससे 2300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2300 से। तो कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट कर लो। पहले वाले का आपने मुझे बताया 15,000, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेंट। अब जरा देखो, रेंट एंड रेट्स कैसे बांटे जा रहे हैं, फ्लोर एरिया की बेसिस पे, राइट। तो पहले का आपने बताया है 15,000, तो मैं लिख देता हूँ 15,000। दूसरे का आपने बताया मुझे 13,800। अब तीसरे चौथे का जल्दी जल्दी बताते जाओ ना, अब तो कैलकुलेशन करने समझ आ गई। क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है। अगर तुम बिना बुक खोले बैठे हुए हो तो कॉस्टिंग मुझसे ना पढ़ो, उससे अच्छा तुम लीव करके कोई और काम कर लो। क्योंकि अगर बुक ही नहीं है और तुम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तो ये मेरा पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी है। तो उससे बेहतर है कि कोई और काम कर लो, कोई प्रोडक्टिव काम कर लो, अगर बुक नहीं खोली हुई। ये बात याद रखो, कोई फायदा थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी है यार। ओके, तो P3 है 11,400, और उसके बाद बताओ फिर क्या है P4। 12,600, 11,400 P3 है, उसके बाद है 12,600, और फिर तीसरा वाला भी बता दो वो कितना आ रहा है 7,200। ठीक, तो ये हमने पहले ओवरहेड को रिकॉर्ड कर लिया। आ जाओ अब दूसरे ओवरहेड को रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा ओवरहेड हमारे पास कौन सा है सवाल के अंदर, हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग कितने का है, 22,000 रुपए का है। तो अब ये 22,000 भी तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। 22,000 करना किस पे है, वही फ्लोर एरिया के ऊपर ही बांटोगे। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइड बाय 10,000। तो जल्दी जल्दी से अब आंसर्स निकालते जाओ तुम लोग, तुम्हारे आंसर्स आते जाएंगे। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, चलो तुम्हारे सामने जिनके सामने क्वेश्चन नहीं है वो प्लीज कर लें। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइड बाय 10,000, तो कितना आ रहा है P1 का। चलो कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर उठाओ। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 2500, क्योंकि जो हीटिंग एंड लाइटिंग का भी खर्चा है, ये बांटोगे कैसे, ये बांटोगे भी इसी तरीके से ना कि 22,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2500 से फ्लोर एरिया से, और डिवाइड कर दोगे उसको किससे, अपना अल्लाह आपका भला करे, टोटल जो भी फ्लोर एरिया है आपके पास। चलो जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। पहला आया 5500, मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे 5500। दूसरा आया है 5060। तीसरा आया है, तीसरा भी कैलकुलेट कर लो, 4180।
फिर 4620, P4 नहीं होगा बेटा, S1 होगा, 4620। और उसके बाद फिर लास्ट S2 का बताओ कितना आ रहा है, 2640। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने हीट एंड लाइट का जो ओवरहेड था, उस ओवरहेड को भी फ्लोर एरिया पे यानी कि फेयर बेस इस्तेमाल करके कि किस हिसाब से या किस तरीके से सबसे ज्यादा फेयरली ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा एरिया होगा उसके पास ज्यादा हीट एंड लाइट इस्तेमाल हो रही होगी, राइट। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। तो अगला ओवरहेड कौन सा है, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। तो ये इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन जो है ये आपने किसके ऊपर किसकी बेसिस पे लेना है, टोटल एम्प्लॉइज की बेसिस पे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 80। मोल्डिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, 26। इधर कितने हैं, 22। तो अब आपने क्या करना होगा, ये 12,000 है आपके पास, राइट। ये 12,000, 12,000 को कैलकुलेशन करने के लिए आप बोलते हैं 12,000 का टोटल ओवरहेड है। इस 12,000 को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 एम्प्लॉइज हैं मोल्डिंग डिपार्टमेंट में आउट ऑफ 80। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, P1 का आपको पता लग जाएगा। तो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। 3900 रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन का खर्चा है। यहाँ पे लिख रहा हूं इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ये बटेगा किस तरीके से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। चलो भाई, तो पहले का मुझे बताया गया 3900 है सर, तो लिख दिया। दूसरे का 3300 बताया गया है मुझे, 3300 लिख दिया। इसी तरीके से बाकी का भी निकाल लीजिए जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उनके हिसाब किताब से, तो आपको पता लगता रहेगा, हम लिखते रहेंगे वहां पे। 22550 बताया मुझे, ठीक है। तो 2550 लिख देते हैं एक और, 2550। फिर उसके बाद बताओ 1200, और उसके बाद बताओ 1050। अच्छा भाई, तो ये तो आ गए हमारे यहां तक के ओवरहेड्स, ठीक है। अच्छा, और प्लीज काइंडली कैलकुलेशंस के अंदर बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो बस ऐसे ही क्यों बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। तो आप लोग प्लीज जवाब दीजिए ताकि मुझे भी लगे और थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ। सुबह से पढ़ा पढ़ा के एक तो बंदा ऐसे हो जाए, उसके बाद भी अगर 4-5 बच्चे होंगे जो खाली जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बैठ के सब लोग। तो अब लोग मुझे जवाब दें, सही है। आप उनका कॉपी करके आप लिख देंगे यही आंसर है, सही। आप कम से कम इतना करें, आप एफर्ट तो दिखाएं। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन हो गया। इंश्योरेंस ऑफ अ प्रेमिसेस। अब ये इंश्योरेंस ऑफ अ प्रेमिसेस मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से बांटी जाती है, फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटी जाती है। लेक्चर के दौरान में भी हम कर चुके थे। तो फ्लोर एरिया के हिसाब से हम ये बांट देते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, 90,000 पहले डिपार्टमेंट का निकाल के बता रहा हूँ, 90,000 9,000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइडेड बाय 10,000। चले, तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें और मुझे आंसर्स बता रहे हैं। पहले में 2500 लिखें कैलकुलेटर पे, दूसरे में 2300 लिखें, फिर 1900 लिखें, 2100, 1200। तो ये आ गया 2250, ठीक है। तो हमारे पास पहला आ गया 2250, ठीक है। अब बताओ, और बताओ 2070, फिर उसके बाद 1710, उसके बाद 1890, ओके। उसके बाद 1080, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किस चीज का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया है, इंश्योरेंस ऑफ अ प्रेमिसेस का। तो हम यहां लिख लेते हैं इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस। किस हिसाब से बांटा, फ्लोर एरिया के हिसाब से, राइट। उसके बाद फिर आगे आ जाइए, तो अगला ओवरहेड देखें। तो अगला ओवरहेड कौन सा था, इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस के बाद एक ओवरहेड रह गया था, और वो कौन सा ओवरहेड रह गया था,
डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन हमने कितनी कैलकुलेट करी थी? डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी 8800 की बेटा। तो ये 8800 की डेप्रिसिएशन बांटना शुरू कर दीजिए। बांटने का तरीका मैं ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किस तरीके से बांटना है। अब आपने क्या यूज करना है? डेप्रिसिएशन जब भी आप कैलकुलेट करते हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की, तो वो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से बांटा जाता है। तो उसकी बुक वैल्यू 18,000 एक के पास है, दूसरे के पास 16, फिर 10,000 है, तो 3 में डेप्रिसिएशन बटेगी। तो जरा बांट दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, पहले का आंसर कितना आ रहा है? 3600। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन, सही है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है, किस बेसिस पे निकलती है? नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट की बेसिस के ऊपर। तो पहले का बताया गया एक बच्चे ने 3200, ठीक है बेटा, दूसरे का बताओ। पहले का 3200, पहले का 3600, अच्छा पहले का 3600 बताया, ओके 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 ओके, 3600, 3200, उसके बाद बताओ बेटा कितना आ रहा है लास्ट वाले का? 2000, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब सारे ओवरहेड्स तो हमने क्या कर लिए? एलोकेट कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे? इन सबका टोटल निकाल लेंगे। तो चलो आओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी से टोटल निकालो इनका। हाँ, तो टोटल निकालते हैं। चलो भाई, तो हम यहां लिखते हैं टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। चलो, तो टोटल एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड्स निकालो। तो पहले वाले का बच्चे ने मुझे बताया ये 21750। बेटा इतना छोटा नहीं हो सकता, या हो सकता है मेरे ख्याल से 15,000, 20,000, 20,000 तो यही हो गए। 20,000 प्लस 5,000, 25, 5,000, 30, सबको ऐड कर लिया ना, प्लस ऊपर 5,000 भी करा है ना, सारे ऐड करे ना, देखो ये इन सबको ऐड करना होता है, ठीक है। बस ये देख लेना, मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, बट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। तो यही आ रहा है 35250। तो मैंने पहला लिख लिया 35250। अब अगला बताओ बेटा। 30900, 30900। फिर बताओ अगला। अगला आ रहा है 24675, राइट? तो 24675 लिख दिया। फिर बताओ। अब S1 और S2 का भी बता दो। डबल 2680, और लास्ट वाले का 14295। तो ये हो गए हमारे एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरा स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता था? स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 3 क्या है? इसका नाम क्या है? रीअपोर्शनमेंट। तो अब रीअपोर्शनमेंट करते हैं। रीअपोर्शनमेंट करने का उसने तरीका हमें बता दिया था कि किस तरीके से करनी है, स्टेप डाउन मेथड इस्तेमाल होगा और फला फला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं S1 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब ये इसने क्या बोला था? सवाल के अंदर वापस आते हैं। इसने यहाँ पे बोला था कि एलोकेट, जरा सुनिएगा पार्ट बी, एलोकेट द कैंटीन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड अमंग ऑल 3 डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड मशीन मेंटेनेंस आवर्स। अच्छा, वो बोल रहा है कि जब आपने अब जरा देखिएगा, बोल रहा है कि जब आपने ये बांटना है, किसका? कैंटीन का। तो कैंटीन का बांटते हुए आपने किस किस बेसिस के ऊपर बांटना है? आपने बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को देखते हुए। और उसके बाद जब आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपका लास्ट डिपार्टमेंट था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जब उसके ओवरहेड बांटेंगे तो किसको देखना होगा? आपने मशीन आवर्स को देखना होगा। मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर बांट दिया जाएगा, राइट? अच्छा भाई,
कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी, जरा कैलकुलेशन करके बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं, 80 हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपके पास, 80 हैं। इन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में से जो भी आपका खर्चा आया है वो कितना खर्चा आया है, मैं जरा पहले वो देख लूं ना। तो इसका जो S1 का खर्चा आया है वो कितना आया है, टू सॉरी कितना है ये, 22680। इसको आपने बांटना है, इसको आपने कितने डिपार्टमेंट्स में बांटना है, इसको आपने इन 4 डिपार्टमेंट्स में बांटना है, P1 P2 P3 एंड S2। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टोटल खर्चा आया है ये किस तरीके से बांट सकते हैं। तो आपके पास आपका दिमाग क्या कहता है, मैं जरा अगर अपना कैलकुलेटर यूज कर लूं तो मेरे लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। चलें आप लोग जब तक कैलकुलेशन करें मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ। मैं शॉर्ट करके कैलकुलेशन करूंगा, आप लंबी करेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट वाला तरीका फिर बता दूंगा। लेकिन आप कैलकुलेट तो करें, बांटेंगे किस तरीके से, पहले डिपार्टमेंट के पास कितना जाएगा, दूसरे के पास कितना जाएगा। सॉरी, ओके कितना है ये, ट्रिपल 2680 मल्टीप्लाई बाय मोल्डिंग डिपार्टमेंट में वो कितने हैं 26। हाँ भाई, किसी का आंसर आया? यार ये बात जिस बच्चे ने करी है ना ये बहुत आगे जाएगा जिंदगी में। जिस भी बच्चे ने करी है, मैं नाम नहीं देखा उस बच्चे का लेकिन मैंने मैसेज पढ़ा, तो उसने ये बोला कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हम 72 रखेंगे। बिल्कुल मैं भी वही वही बात करने वाला था कि भाई आपने अब करना क्या है, आपने ये देखना है कि भाई आपके पास जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो तो 80 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं, 80 एम्प्लॉइज हैं। अब जरा सुनिएगा, आपके पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 80 एम्प्लॉइज हैं। लेकिन इन 80 एम्प्लॉइज में से 7 एम्प्लॉइज तो किसके अंदर है, सॉरी कैंटीन की बात हो रही है ना, 8 एम्प्लॉइज किसके अंदर है, कैंटीन के अंदर है। तो भाई सबसे पहले तो इनमें खर्चा नहीं बटेगा, इन 8 लोगों में ये खर्चा नहीं बटेगा, तो रिमेनिंग लोग बचेंगे कितने, खाली 72 लोग बचेंगे। तो अब ये जो भी खर्चा आपके पास आया है, ये जो भी खर्चा आपके पास आया है, तो 222680 ये बटेगा कितने लोगों के अंदर, 72 लोगों के अंदर ही बांटा जाएगा। उन 8 लोगों को हटा दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये खर्चा उनके पास वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि ये अपना सारा खर्चा बाकी लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। तो देयरफॉर आपने क्या कर दिया होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को यहां से माइनस कर दिया होगा, यानी कि अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने खाली कितने लिए होंगे, 72। पहले टोटल कितने थे, पहले टोटल 80 थे, लेकिन उस 80 में से 8 एम्प्लॉइज तो है ही कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जब ओवरहेड्स आप बांट रहे हो बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो इन 8 एम्प्लॉइज को हटाओगे और बाकी सबको बांटना शुरू कर दोगे। तो यही इसका सबसे शॉर्ट तरीका है। आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि P1 है, तो P1 के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, P1 के अंदर 26 एम्प्लॉइज हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 26। P2 के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, तो आप देखें 22, तो मल्टीप्लाई बाय 22 और डिवाइड बाय 72। इसी तरीके से तीसरे वाले डिपार्टमेंट के अंदर कितने हैं, जो थर्ड डिपार्टमेंट है उसके अंदर है 17 पेंटिंग डिपार्टमेंट में 17 है आउट ऑफ 72। और उसके बाद फिर जो तीसरा डिपार्टमेंट के बाद लास्ट डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसने कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 डिवाइड बाय 72। इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर जाओगे, राइट। तो आप लोग जरा कैलकुलेशन कीजिएगा और मुझे बताइएगा P1 के अंदर कितना जाना चाहिए, P2 में कितना जाना चाहिए, P3 में, P4 में इस ओवरहेड का खर्चा। तो टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना है, द टोटल खर्चा इज 22680 और ये बांट दिया जाएगा, यानी कि ये सारा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले के अंदर आ रहा है 8190, दूसरे के अंदर कितना आ रहा है 6930, फिर उसके बाद कितना आ रहा है 5355 और लास्ट में आ रहा है 2205। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे ओवरहेड्स बांट दिए। अब हम लोगों ने क्या करना होगा, अब हम लोगों ने जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जो कि कौन सा डिपार्टमेंट है, जो कि है हमारा S2, अब S2 के ओवरहेड्स बांटेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, S2 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब ये किस तरीके से बांटेंगे, पहले तो एक काम कीजिए, इस 14295 को, इस 14295 को प्लस कर लीजिए 2205 में, तो टोटल बता दीजिए, टोटल ओवरहेड्स के पास आ कितने गए बेटा। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करके टोटल ओवरहेड्स बता दीजिए कितने आ गए,
जो हमें अब बांटने हैं। टोटल ओवरहेड्स देखो कितने आ गए, 16,500। तो अब जो बटेगा वो कितना बटेगा, 16,500 बटेगा, राइट। तो ये 16,500 को यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये अपना कोई भी पार्ट S1 को नहीं देगा, बल्कि अपने बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी कॉस्ट को स्प्रेड कर देगा। अपनी कॉस्ट का कोई पार्ट S1 को नहीं देगा, बस इतनी सी बात है। और इसने यहाँ पे क्या बोला था कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो मशीन मेंटेनेंस आर की बेसिस के ऊपर जाएगा। तो मशीन मेंटेनेंस आर आप देख लीजिए, यानी कि मशीन आर्स आप देख लीजिए। तो मशीन आर्स कितने कितने, पहले का कितना है 1200, दूसरे का कितना है 1100, तीसरे का कितना है 700। तो इसके हिसाब से ही मेरे ख्याल से जाना चाहिए, और तो कुछ भी नहीं था ना। ठीक है, तो जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जरा मुझे बताइएगा कि पहले का कितना आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है, तीसरे का कितना आ रहा है। पहले का बताया मुझे किसी बच्चे ने कितना, 6,600, 6,600 लिख दिया बेटा। दूसरे का बताओ, 6,050। तीसरे का बताओ, 3,850। और ये सब कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहां तक तो हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस टोटल करते हैं। क्या बोलेंगे, क्या चीज निकल के आएगी अब हमारे पास, पता है फाइनल आंसर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यस, तो ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। चलो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकालो, सबको अब ऐड करना शुरू कर दो और मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। ये 35250 था, इसके अंदर बस इन दोनों को और ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये 30900 था, इस 30900 के अंदर इनको भी ऐड कर दो, इसका आ जाएगा। इसके अंदर इनको ऐड कर दो और इनका आंसर बता देना कितना आएगा। चलो सर 106,16500 कैसे आया भाई, पहले इसकी ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी, इसकी पहले ओवरहेड कॉस्ट आई हुई थी 14,295। इसके अंदर इस डिपार्टमेंट ने अपना 2205 इसको और दे दिया, तो टोटल ओवरहेड की कॉस्ट इसके पास कितनी आ गई है, दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 16,500। तो ये 16,500 दे दिया है, बांट दिया है यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये P2 का आंसर मुझे किसी बच्चे ने बताया है, एंड दैट इज 43,880। चलो आगे बताओ, P1 50040, और बताओ P3 है 33,880, 33,880। और बताओ, चलो बाकी का क्या आएगा, नील आएगा। जो बच्चे बाकी दो डिपार्टमेंट की भी कैलकुलेशन कर रहे थे बैठ के, तो वो प्लीज ऐसा ना करें, फिर मुझे दुख होता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टू डिपार्टमेंट का काम ही क्या था, रीअपोर्शनमेंट का मतलब ही क्या होता है भाई, रीअपोर्शनमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने सारी ओवरहेड की कॉस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट की है वो कॉस्ट डिपार्टमेंट के अंदर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल देनी चाहिए, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या कर दी, ओवरहेड एनालिसिस शीट भी कंप्लीट कर ली। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर, राइट। पार्ट सी के अंदर एग्जामिनर क्या बोल रहा है, पार्ट सी के अंदर एग्जामिनर हमसे बोलता है कैलकुलेट आवरली ओवरहेड रिकवरी रेट, यानी कि OAR कैलकुलेट कर ले फॉर ईच 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। किसकी बेसिस के ऊपर बोल रहा है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर आप क्या कर लीजिए, OAR को कैलकुलेट कर लीजिए। OAR कैसे कैलकुलेट होगा, बजटेड जो भी आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स उसकी बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा पहला डिपार्टमेंट है उसके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 8,000 है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्ट लेबर आवर कितने इस्तेमाल करें, 10,000। और जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसने डायरेक्ट लेबर आवर कितने इस्तेमाल करें, 5,000। तो हम इनकी तीनों की बेसिस के ऊपर OAR को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये OAR मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट सी जो कि सबसे आसान स्टेप होता था, मैंने बोला था ये चौथा स्टेप सबसे इजी स्टेप है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे कैलकुलेट होता है, बजटेड
प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, राइट। तो अब बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड पहले हम निकालते हैं OAR P1 का। तो P1 का OAR कैसे निकलेगा? पहले बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड देखो 50040, तो यहां पे लिख लो 50040 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। क्या रखना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ने कितने घंटे काम किया? 8000 घंटे काम किया इस P1 के अंदर, राइट। तो उसको डिवाइड कर दो 8000 से। डिवाइड किससे कर रहे हो? लेबर आवर्स से। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है पहले तो। आंसर कितना आ रहा है? 6.255 6.3 6.255 लिख लेते हैं, या 6.26 लिख लेते हैं, या कोई भी मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पर लेबर आवर। इसका मतलब क्या है कि जब मेरी लेबर 1 घंटे काम करती है तो ओवरहेड की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी एब्जॉर्ब होती है? 6.2 के हिसाब से एब्जॉर्ब होती है, राइट। उसके बाद हम करते हैं P2 डिपार्टमेंट। तो P2 डिपार्टमेंट, क्योंकि इस बारे में बहुत डिटेल में बातें हुई हैं, तो अब इसके बारे में अभी मजीद कोई लंबी बात तो नहीं करेंगे हम। अच्छा भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे है दूसरा ओवरहेड है 43880, राइट। तो ये 43880 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 10,000 घंटे काम किया है, राइट। तो इसको डिवाइड कर दो 10,000 से। तो ये 10,000 से डिवाइड हो जाएगा तो सिंपल वही बन जाएगा 4.38 या 39 हो जाएगा मेरे ख्याल से पर लेबर आर। उसके बाद फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, इसके बजटेड ओवरहेड प्रोडक्शन कितने आए थे? 33,880। तो यहाँ लिख देते हैं 33,880 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर कितने आवर्स इस्तेमाल हुए हैं? इस डिपार्टमेंट के अंदर 5000 आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे? 5000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर भी निकाल लो। 6.776। अच्छा, अब याद रखिएगा, कभी भी आप मुझे आंसर्स दे रहे होंगे तो 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके जिंदगी भर आंसर देना कॉस्टिंग के अंदर बेस्ट आंसर होता है, सही है। तो आपने आगे भी पेपर्स के अंदर भी यही करना है कि 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करके आपने बना लेनी है। 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 से ना कम ना ज्यादा, ठीक है। जैसे भी कुछ बच्चे 3 डेसिमल प्लेसेस दे रहे थे, जैसे ये बच्चे ने दी थी, तो आप 2 पे रखो, तो बस सही है। तो हुजैफा बेटा ये 6.78 बन जाएगा ना, 77 क्यों बनेगा? राउंड ऑफ करके देनी है ना, ठीक। अच्छा भाई, अब बताओ, ये जो अभी हम लोगों ने पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करा, सही है? समझ आया या नहीं समझ आया? क्लियर है या मुश्किल है? अब बताओ। अब नेक्स्ट क्लास से हम सिर्फ पास पेपर्स करेंगे, इसके एब्जॉर्प्शन के जो ओवरहेड एनालिसिस शीट है इसके खाली हम वो करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पास पेपर्स करेंगे। अब हम लोगों ने ये जो सीखना था सिखाना था वो सब कर लिया, ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो हमने सीख ली हैं। अब बस हम पास पेपर्स क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी अब अगली जो क्लास है उसमें थोड़ा सा टाइम है, मतलब जो कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे कि फ्राइडे आएगा तो हमारी वो वाली कॉस्टिंग की क्लास होगी, राइट। आप लोगों ने ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अंदर होगा, मेरे ख्याल से कहीं पे भी होगा, मुझे नहीं पता। आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है। मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करके आओगे तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये वाला क्वेश्चन। सर ये एब्जॉर्प्शन भी ऐड होगा इन ओवरहेड एनालिसिस शीट? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो अलग से कैलकुलेशन होती है, वो स्टेप नंबर 4 है, उसका ताल्लुक इससे नहीं है, ओवरहेड एनालिसिस शीट से नहीं है। ओवरहेड एनालिसिस शीट दिस इज कंप्लीट, वो 3 स्टेप की बनती है। मैंने क्या सिखाया था जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था, तो इन फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए हम लोगों ने क्या बनानी थी? इन फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए हमने बनानी थी ओवरहेड एनालिसिस शीट, एंड देन फिर लास्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये 3 स्टेप पूरे होते हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट,
और एब्जॉर्प्शन एक अलग बात होती है, राइट? तो क्लियर हो गई ये वाली बात? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल में से कैंटीन माइनस क्यों की? बेटा देखो आप ऐसे सोच लो कि डिफरेंट 3 क्लासरूम्स हैं, एक में 10 बच्चे हैं, एक में 10 बच्चे हैं, एक में 10 बच्चे हैं। टोटल जो कॉस्ट आई उनके लंच की, वो कॉस्ट आई 1000 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1000 रुपए आ रही है। लेकिन ये एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। क्लास सी बोलती है कि भाई हम तो ये पैसा अपने ऊपर बेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये पैसा हम किस किस के ऊपर बांट देंगे? ये इन दोनों के ऊपर बांट देंगे। ये क्या करेंगे? इन दोनों के ऊपर ये पैसा बांट देंगे। जब ये पैसा इस 1000 रुपए को बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये अब आप आपस में बांट लो, तो ये आप बताओ ये किस तरीके से बांट सकते हो? चलो तुम अपनी मैथमेटिक कैलकुलेशन करो और अपनी मैथमेटिक कैलकुलेशन से बताओ कि ए के पास कितना जाएगा और बी के पास कितना जाएगा। बताओ, कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि ये 1000 रुपए जो है, ये ए के पास कितना जाएगा और बी के पास कितना जाएगा? सी बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मैं बांट रहा हूं, मैं तुम लोग को दे रहा हूं, ये तुम्हारी कॉस्ट है, ये मेरा खर्चा नहीं है, ये तुम बांटोगे। सी बोल रहा है भाई मुझे तो नहीं चाहिए। ये 500 तुमने कैसे निकाला? ये 500 कैसे निकाला? क्या लगाया? इस 1000 को मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइड किससे करा? डिवाइड किससे करा है तुमने? नहीं, 30 से तो 500 आंसर ही नहीं आएगा। किससे डिवाइड करा है? 20 से डिवाइड करा है या 30 से करा है? नहीं, मैं बच्ची से पूछ रहा हूँ, अदीना से, वो बात कर रही थी। तो बताओ बेटा, तुमने डिवाइड किससे करा है? 1000 रुपए डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो डिवाइड बाई 2 तुमने कैसे करा होगा? यहाँ पे कितना लिया होगा? 20 लिया होगा, यानी कि 1/2। इसी तरीके से, अच्छा टोटल नंबर कितने लोग हैं? टोटल तो 30 लोग हैं बेटा। तुमने 20 लोग क्यों लिए? क्योंकि तुमने वो 10 लोग हटा दिए जो ये लेने को या इस कॉस्ट को बेयर करने को अगली नहीं कर रहे, तो यानी कि रिमेनिंग लोग कितने बचे थे? 20 लोग बचे थे। इसी वजह से उस डिपार्टमेंट का भी जो ओवरहेड था, अब आ जाओ वापस वहां पे। ये बात समझने के बाद अब आ जाओ वापस वहां पे। तो वो जो डिपार्टमेंट था, अगर हम वापस आए, क्वेश्चन हमें जल्दी से मिल जाए, तो वो जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये टोटल लोग कितने थे? सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के 80 लोग थे। लेकिन जो इस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ रही थी, इस डिपार्टमेंट का जो भी टोटल ओवरहेड का खर्चा आ रहा था, वो बोल रहा था कि हम ये क्या करेंगे, तुम सब में बांट देंगे, ये क्या करेंगे, तुम सब में बांट देंगे, ये लोग अपने पास कुछ नहीं लेंगे। तो हमने क्या करा था? इस 80 में से, इस टोटल के 80 में से 8 को निकाल दिया था बाहर, और रिमेनिंग कितने बचे थे? 72। तो अब इन 72 के हिसाब से हमने बांटा था। और अगर आप इनको हटा दो, ये नहीं ले रहे पैसे, तो तुम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करो तो भी 72 ही बनेगा ना बेटा। जैसे चाहो कान वैसे पकड़ लो, बस ये बात उस जो पीछे मैंने एग्जांपल दी है उसके थ्रू समझ लो तो और आसानी से समझ आ जाएगी कि ये एक 1000 रुपए, अब ये 1000 रुपए जो है ये खाली 20 लोगों में बटेंगे, 30 लोगों में नहीं बटेंगे। तो कैसे बांटोगे? बस वो इस तरीके से हम लोगों ने माइनस कर दिए, इनको हटा दिया और बाकी जो रिमेनिंग बचे उनके अंदर बांट दिए। क्लियर है अब कि वो 8 माइनस क्यों करा? पक्की बात है ना? अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लो, ठीक है? और अगर किसी और भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो वो व्हाट्सएप पे पूछे। और बस आज हम इतना ही रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल कल क्लास होगी, जो मॉर्निंग वाले हैं उनकी मॉर्निंग, जो इवनिंग वाले हैं उनकी इवनिंग वालों की, और ये ऑनलाइन क्लासें भी चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? फ्राइडे को 5 बजे होती है। 5 से कब होती है? 5 से 6 होती है, ठीक है। और फिर सैटरडे और संडे हमारी रात को 9:30 से 11:30 या 12 जो भी होती है। 5 से 7 होती है हमारी फ्राइडे। 7, हाँ 5 से 7 सही। फिर 7 बजे में दूसरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, आप उठने तो यार, बहुत देर हो गई, बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलो, अल्लाह हाफिज।